हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोहम्मद शेख यूट्यूब चैनल। हम अपनी पिछली दो वीडियोस में दो किस्म के रूल्स पढ़ चुके हैं कि किन किन दो तरीकों से, किन किन दो मेथड से हम जर्नल एंट्रीज को पास कर सकते हैं। ठीक है, एक था हमारा तरीका गिव एंड गेट का, जिसमें हम जो गेट कर रहे थे वो डेबिट किया जा रहा था और जिसमें हम गिव कर रहे थे वो क्रेडिट किया जा रहा था। मैं ऊपर आपको आई बटन पे दूंगा, वो जब तक आप वीडियोस नहीं देखेंगे तो आपको ये वाली वीडियो समझ में नहीं आएगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी भी तो आप ये वीडियो यहाँ स्किप करके वो देख सकते हैं, वरना आपको ये वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं होने वाला। तो पहले जो हमने मेथड पढ़ा था वो गिव एंड गेट के तरीके से पढ़ा था, यानी जो हम गेट कर रहे थे वो डेबिट और जो गिव कर रहे थे वो क्रेडिट। हमने जो दो मेथड्स पढ़े, एक जो दूसरा मेथड था वो बाकायदा रूल्स से कि हम कैसे अकाउंट्स की नेचर्स को इस्तेमाल करते हुए एसेट्स, 5 हमारे पास नेचर्स थी, एसेट्स, लाइबिलिटीज, ऑनर सिक्योरिटी, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू एंड इनकम। रेवेन्यू इनकम एक ही चीज। तो ये 5 अकाउंट्स, 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट को यूज करते हुए हम कैसे जर्नल एंट्रीज को पास कर रहे थे उनकी इंक्रीज और डिक्रीज से। ठीक है, तो हमारे पास दो मेथड्स आ गए। अब आप दोनों मेथड्स में से किसी भी मेथड से जर्नल एंट्री पास करते हैं तो उनका रिजल्ट दोनों का सेम ही आता है। हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग में हम प्लस और माइनस यूज नहीं करते, हम इसमें यूज करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट। अच्छा, हर चीज को अकाउंटिंग के अंदर बनाने का, कोई भी चीज हो, अगर हमारे पास जर्नल है, जर्नल के बाद पहले हमारे पास जर्नल से अकाउंटिंग इक्वेशन थी, तो उनका भी बकायदा एक पूरा फॉर्मेट बनता था, एक तरीकेकार होता था, रोज होती थी, कॉलम्स होते थे। और अकाउंटिंग में कोई भी स्टेज पर हो उनका बकायदा एक फॉर्मेट होता है, कैसे आपको रोज एंड कॉलम्स उस के मुताबिक बनाने। अगर आप जर्नल बना रहे हैं तो आपको जर्नल के मुताबिक लाइंस और कॉलम्स और रोज बनानी पड़ेंगी। अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं तो उस हिसाब से भी आपको रोज कॉलम बनानी पड़ेंगी, यानी एक प्रॉपर हर चीज का फॉर्मेट अकाउंटिंग में होता है जो आपको याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा मेथड था गेट एंड गिव का, जिसमें हम जो गेट कर रहे थे वो डेबिट और जो गिव कर रहे थे वो क्रेडिट। तो आज हम इस मेथड से ये सीखेंगे कैसे हम गेट और गिव को इस्तेमाल करते हुए जर्नल एंट्रीज को पास करते हैं। असल में जर्नल एंट्रीज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अकाउंटिंग प्रोसेस यहीं से शुरू होता है। ये बिल्कुल बेसिक है, अगर आपकी बेस खराब होगी तो आगे ये प्रोसेस नहीं चल पाएगा, क्योंकि अकाउंटिंग इज लाइक अ चेन। एक कड़ी आप मुकम्मल करेंगे तो वही दूसरी कड़ी पे जा सकेंगे। अगर आपने जर्नल गलत बनाया है, सही नहीं बना, आपके रूल्स फॉलो सही नहीं हुए, तो आपके आगे के स्टेप जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस आपके जो होंगे वो इनकरेक्ट बनेंगे, वो बैलेंस नहीं आ सकेंगे। तो आपको इस चीज पर बहुत ध्यान देना है, आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अपनी वीडियो पे। ओके, तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि मैंने एक फॉर्मेट बनाया है जर्नल का। तो जर्नल को बनाने का फॉर्मेट क्या होता है, हम इसको पहले सबसे पहले देखते हैं कि इसको तरीका क्या होता है, कौन कौन सी रोज बनती हैं, कौन कौन सी कॉलम्स होती हैं और ये क्यों बनाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बताया था कि अकाउंटिंग के अंदर प्लस माइनस नहीं होते, अकाउंटिंग के अंदर डेबिट एंड क्रेडिट होते हैं। अगर कोई 5,000 की हमें चीज बेच रहे हैं तो उसको डेबिट या क्रेडिट में से कोई एक करेंगे। ठीक है, हम यहाँ प्लस या माइनस नहीं करते। तो जैसे कि मैं अपनी प्रीवियस जब रूल समझा रहा था, जब भी मैं ये बात कर चुका हूँ कि सबसे पहले जर्नल्स बनाते वक्त आप हेडिंग्स देते हैं। हेडिंग्स क्या, सबसे पहले आप देते हैं जिस बिजनेस का आप जर्नल बना रहे हैं। मैं बना रहा हूँ स्टाइलिश पेन स्टोर का। ठीक है, और क्या बना रहा हूँ, अब अकाउंटिंग का पूरा एक प्रोसेस होता है, पहले जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस। तो मुझे यहाँ हेडिंग देके सेकंड में बताना पड़ेगा कि मैं कौन सी चीज बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ मैंने हेडिंग दी हुई जर्नल यहाँ आपको दिख रही होगी जर्नल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं तीसरी हेडिंग डेट। ठीक है, जनवरी 2006। तो पहले तो ये 3 हेडिंग्स ऊपर जर्नल से आ जाती हैं। ठीक है, तो उसके बाद पहला सेक्शन हमारा बनता है डेट का, यानी कौन सी ट्रांजैक्शन किस डेट पर की गई है, हम वो डेट के साथ लिखी जाती है। डिस्क्रिप्शन में हम लिखते हैं कि क्या चीज डेबिट हो रही है, क्या चीज क्रेडिट हो रही है।
और रेफरेंस को भी हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि रेफरेंस वो बाद में आएगा, हम उसको बाद में समझेंगे रेफरेंस होता क्या है। डेबिट और क्रेडिट। डेबिट जो चीज हमारे पास डेबिट हो रही होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रांजेक्शन दो हो रही होती है, या तो गेट मींस डेबिट और या तो गिव मींस क्रेडिट। ये दो बातें हो रही होती, ये हम रूल्स में पढ़ चुके हैं। अगर मैं ये पेन, मैं फॉर एग्जाम्पल एक पेन की एग्जाम्पल देता हूँ कि मैंने ये पेन खरीदा 30 रुपीज का, गेट क्या हुआ पेन, यानी डेबिट क्या होगा पेन 30 का, और मैंने कैश पे खरीदा, मेरे पास से क्या गया कैश गया, तो कैश क्या हो जाएगा 30 से क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। ये ऐसे नहीं हो सकता कि पेन हमने 40 का खरीदा या 30 का खरीदा तो कैश हम उसको उससे ज्यादा ही कम दे दें। आपको हिसाब डेबिट और क्रेडिट का हमेशा बराबर ही रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं हम इसके ऊपर अपने फॉर्मेट के ऊपर। ये जो मैंने एक पूरा फॉर्मेट आपको बताया है, यहाँ डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए, आइटम लिख लीजिए, एक ही बात है। तो आपकी स्क्रीन पे एक सवाल शो हो रहा होगा, तो इस सवाल के अंदर इन्होंने ऊपर दिया हुआ है कि स्टाइलिश पेन स्टोर गिवन बिलो द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी चीज की लेन देन, क्या चीज डेबिट क्रेडिट करने को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। स्टाइलिश पेन स्टोर की आपको ट्रांजैक्शंस बनानी है, कौन से मंथ की, जनवरी 2009 की। तो एग्जैक्टली हमें अपनी सारी हेडिंग्स यहीं पे ही मिल गई। अब हमें अपनी तीनों हेडिंग्स तो यहाँ से मिल गई कि बिजनेस का क्या नाम है स्टाइलिश पेन स्टोर, क्या बनानी है जनरल जनरल, और डेट भी आपको दे दी गई। तो ये तो हमारा सवाल के अंदर आपको डेटा मिलेगा जिससे आपने हेडिंग्स डाली। ये फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा कि पहले मुझे डेट का कॉलम बनाना है, मुझे डिस्क्रिप्शन का बनाना है, रेफरेंस का बनाना है, फिर डेबिट, फिर क्रेडिट। ठीक है, इसी तरीके से हमेशा जनरल जनरल का फॉर्मेट बनेगा। तो बिजनेस में जब भी आपको ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं तो मोस्टली जब आप बेसिक लेवल पे होते हैं, मोस्टली कौन सी ट्रांजेक्शन यूज होती है, कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट होता है। यानी जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट हो रहा होता है तो उसमें कोई ना कोई सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की जाती है। बिना पैसों का कोई बिजनेस नहीं होता। ठीक है, हम कोई फ्रॉड या कोई डाकू तो है नहीं, बगैर बिजनेस के हम चोरी करके अपना बिजनेस खड़ा कर लें, नहीं। ठीक है, जैसा मैंने पहले बताया कि हम इसको गेट एंड गिफ्ट से समझेंगे। एंट्री पास करना, एंट्री मींस डेबिट क्रेडिट करना जनरल जनरल के अंदर, कि वो कैसे गिव एंड गेट से हम एंट्री कर सकते हैं। तो पहले हमारे पास ट्रांजेक्शन है, आपकी स्क्रीन पे भी शो रहा होगा सवाल। ऑनर ब्रॉट कैश ₹4 लाख टू स्टार्ट बिजनेस। ठीक है, अब इसने कोई जिक्र नहीं किया कि ऑनर क्यों ला रहा है, ऑनर सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ला रहा है। ऑनर जब भी ये स्टेटमेंट आए कि ऑनर पैसे लेकर आ रहा है, ऑनर मशीनरी लेकर आ रहा है, ऑनर फर्नीचर लेकर आ रहा है, ये जरूरी नहीं कि बिजनेस सिर्फ कैश से स्टार्ट हो। बिजनेस आपका किसी भी एसेट से स्टार्ट हो सकता है। फॉर सपोज ऑनर के पास पैसे नहीं थे, ऑनर के पास एक गाड़ी थी, उसने बोला मैं बिजनेस को अपनी गाड़ी दे देता हूँ, मैं कैश नहीं ला रहा, तो उसका कैपिटल कैश से भी बढ़ सकता है। तो एज वी नो कि ऑनर जो कैश ला रहा है वो 4 लाख रुपए। ठीक है, बिजनेस में क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है, सीधी सी बात है। अभी हम गिव एंड गेट से समझ रहे हैं, तो हम तो ये देख पा रहे हैं कि बिजनेस के अंदर 4 लाख का जो कैश है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कैश हमारा किस नेचर का अकाउंट है, हम ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। तो कैश जो है वो हमारा एसिड नेचर का अकाउंट है। तो कैश क्या हुआ हमारा, एसिड हुआ। ठीक है, एसिड इंक्रीज हो रहा है। एसिड जब भी इंक्रीज होगा वो हमेशा डेबिट होगा। जब भी, ऑलवेज जब भी हमारा एसेट इंक्रीज होगा वो डेबिट ही होगा। और कितने से होगा, कैश कितना आ रहा है 4 लाख आ रहा है। तो हम यहाँ सबसे पहली एंट्री, हम यहाँ पहले क्रेडिट की एंट्री नहीं लिखेंगे, हम वो एंट्रीज लिखेंगे जो डेबिट हो रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे कैश, और कितने से डेबिट हो रहा है 4 लाख से। ठीक है, अच्छा सेकंड एंट्री क्या मिल रही है, हमने कुछ गिफ्ट तो नहीं कर दिया, हमारे पास से तो कुछ नहीं गया, मगर
जो ऑनर अपने पास से पैसा निकाल के बिजनेस को दे रहा है, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसकी ऑनरशिप, उसका बिजनेस में पैसा भी इंक्रीज होता है। यानी मैं अगर अपने सेविंग से मैंने 1 लाख रुपए अगर जमा किए हैं और मैं अब वो निकाल कर अपने बिजनेस को दे रहा हूं, तो वो क्या होगा, बिजनेस में कैश तो इंक्रीज होगा मगर मेरी ऑनरशिप भी इंक्रीज होगी। यानी ये पता चलेगा कि मैंने कितना पैसा बिजनेस में डाला हुआ है। और उस टर्मिनोलॉजी को हम क्या नाम देते हैं, कैपिटल नाम देते हैं। यानी कि ऑनर का कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्टेड है। तो कैपिटल की नेचर हम भी पढ़ चुके हैं कि कैपिटल जब भी इंक्रीज होता है, व्हेन एवर कैपिटल इंक्रीजेस, तो हम उसको क्रेडिट करते हैं क्योंकि ये हमारा ऑनर्स इक्विटी का अकाउंट होता है। तो जब भी कैपिटल इंक्रीज होगा तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हमें डेबिट की एंट्री भी मिल गई और क्रेडिट की एंट्री भी मिल गई। तो ये बात याद रहे कि हम इससे थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे। तकरीबन हम यहाँ पे जहां कैश एच खत्म हो रहा है तो यहां से शुरू करेंगे कैपिटल, ताकि हमें पता चल जाए कि कहां से हम क्रेडिट्स की एंट्री शुरू कर रहे हैं। याद है, अब जैसे कि अगर मैं सिर्फ इतना देखूं तो मुझे पता चलेगा डेबिट की एक एंट्री और उसके बाद यहाँ से क्रेडिट की शुरू हो रही, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गैप है। क्योंकि जरूरी नहीं सिर्फ एक डेबिट की हो एक क्रेडिट की हो, मल्टीपल्स ट्रांजेक्शंस, मल्टीपल एंट्रीज हो सकती हैं। ठीक है, तो कैपिटल भी हमारा कितने से इंक्रीज हो जाएगा, 4 लाख से। तो इस एंट्री से ये बात समझ में आती है कि जब भी हमारा बिजनेस में ऑनर पैसा लेकर आता है तो हमारा कैश या कोई भी एसेट इंक्रीज होता है, उसके साथ कैपिटल इंक्रीज होता है। ये बिल्कुल बेसिक एंट्री है, ये आपको हर ट्रांजैक्शन में मिलेगी। अच्छा, सेकंड आती है हमारे पास परचेज बिल्डिंग फॉर ₹2 लाख। ठीक है, हमने क्या करी, परचेज करी बिल्डिंग 2 लाख की। अच्छा, इसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि कैश पे हुई है। ठीक है, ये बात आपने नोट की होगी कि ये कहीं नहीं लिखा हुआ पूरी ट्रांजैक्शन में कि ये हमारी जो बिल्डिंग है वो कैश पे हुई है। मगर जहां नहीं लिखा हुआ हो, जहां किसी चीज का जिक्र नहीं हुआ हो कि कैश पे या उधार पे, तो हम समझ लेंगे कि ये बात कैश पे हुई। ठीक है, अगर उधार पे होगा तो स्पेसिफिक मेंशन लाजमी होगा, अगर यहाँ पर नहीं है तो उसका मतलब कैश पे हुई। जैसा कि हम पहली एंट्री भी देख लेंगे, पहली डेट कहते हैं हमारी 1 जनवरी। तो डेट को भी करने का तरीका होता है, हम यहाँ पे डेट के नीचे लिखते हैं ईयर 2009, then we divided date into 2 sections। ठीक है, इधर हम लिखते हैं जनवरी। अब हमें पता चल जाएगा ये सारी जनवरी की ट्रांजैक्शन चल रही है। तो सेकंड एंट्री हमने पढ़ ली है कि हमने परचेज करी बिल्डिंग कितने की, 2 लाख की। ठीक है, तो अगर हम इसको उससे बनाकर देखें गिवन डेट से, हमें गेट क्या हुआ, अब डेबिट क्रेडिट लिखते हैं, गेट एंड गिफ्ट छोड़ देते हैं। अब हमारी चीज फिंगर टिप पे आ गई है। हमें क्या मिला, बिल्डिंग मिली, एसेट आया, बिल्डिंग की ओनरशिप हमारे पास आ गई। तो जो भी गेट होता है वो क्या होता है, डेबिट। तो बिल्डिंग क्या हो जाएगी, डेबिट कितने से, 2 लाख से। और क्रेडिट क्या होगा, हमने कैश पे खरीदी, हमारे पास से कैश गया, कैश क्या है, एसेट है। व्हेन एवर कैश डिक्रीजेस तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। हमने ये रूल्स पढ़े हुए, और हम गेट से भी देख सकते हैं कि हमारे पास से कैश जा रहा है, हम गिफ्ट कर रहे हैं, तो उसको क्या कर देंगे, हम कैश को 2 लाख से क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री क्या पास होगी, सबसे पहले डेट चलेगी। मगर उससे पहले सेकंड एंट्री से आने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी हमारी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट नहीं हुई है। इस पे हमें एक चीज की और एडिशन जरूरत है, जिसे हम कहते हैं नरेशन। नरेशन क्या होती है, जब भी आप एक एंट्री पास करते हैं जर्नल में, जैसे मैंने एक कैश डेबिट किया और कैपिटल क्रेडिट किया, तो मुझे यहाँ पे एक छोटी सी नरेशन देनी पड़ेगी। यहाँ लिखना पड़ेगा कि ये मैंने इस एंट्री में क्या किया। तो मैं ये लिखूंगा, ऑनर इन्वेस्ट कैश इन बिजनेस। ठीक है, तो ये नरेशन देने का मकसद क्या होता है कि बाद में आपको आइडिया रहे, या कोई और आपकी जनरल ट्रांजैक्शंस पढ़ता है तो उसको पता चल रहा हो कि आपने एंट्री में क्या किया है। ठीक है, नाउ वी हैव द सेकंड एंट्रीज
परचेज बिल्डिंग ₹2 लाख। हमने इसको समझ भी लिया कि बिल्डिंग हमारी 2 लाख की डेबिट हो रही है और कैश हमारा 2 लाख से क्रेडिट हो रहा है। तो अब तो एंट्री हमारी बिल्कुल सिंपल हो गई। बिल्डिंग हमारा एसेट है, तो एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो वो क्या होता है, डेबिट। और दूसरा एसेट हमारे पास क्या था, कैश, जो बिल्डिंग को खरीदने के लिए हमारे पास से कम हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, तो वो क्या हो रहा था, क्रेडिट। तो हम इसको यहाँ पे सेकंड डेट डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बिल्डिंग। तो बिल्डिंग हमारी क्या हो जाएगी, 2 लाख से डेबिट। और उसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि हमें थोड़ी सी स्पेस देके क्रेडिट के लिखना होता है, तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, 2 लाख से क्रेडिट। ठीक है, नाउ हम यहाँ पे एक नरेशन देंगे सेम उस तरीके से, परचेस्ड बिल्डिंग ऑन कैश। ठीक है, अब ये हमारी दो एंट्रीज पास हो चुकी हैं। तो हमें डेबिट क्रेडिट का रूल से यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। ये बिल्कुल अब सिंपल ट्रांजेक्शन्स हो गई होंगी। थर्ड हमारे पास चीज है, परचेज पैंट्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम इलाइट ट्रेडिंग ₹21,150 21,150। अच्छा, तो साइड में आपके पास डेट्स भी लिखी हुई है, तो डेट भी आपको साथ साथ मेंशन करके चलनी है। अब ये एंट्री हमें क्या कह रही है, 5 जनवरी की, कि हमने परचेज करे पैंट्स ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट जब भी आ जाए, इसका मतलब पैंट जो परचेज किए गए वो उधार पर है, उसके पैसे नहीं दिए गए, उसकी पेमेंट नहीं हुई है। जब भी हमारे पास पैंट लिए गए और उसकी पेमेंट नहीं दी गई, तो जाहिर सी बात है वो एक प्रॉमिस हुआ, हमें इन फ्यूचर उसकी पेमेंट करनी है। तो इसका हमने पूरा लॉजिकल तरीका पढ़ा था अपनी प्रीवियस वीडियो में, कि हमने क्या ऐड कर लिया, पेन्स। तो हमने क्या ऐड कर लिया, पेन। मगर इस पेन को खरीदने के लिए, इन पेन्स को खरीदने के लिए हमने जो पेमेंट करनी थी, हमें जो इसके पैसे देने थे, वो हमने नहीं दिए, यानी हम पे क्या है, डेट है। तो हमने ये चीज पढ़ी थी कि जब भी हमें किसी को पेमेंट देनी हो, हम पे कोई उधार हो, डेट हो, उसे हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कहते हैं लायबिलिटी। क्या कहते हैं, लायबिलिटी। यानी इन फ्यूचर आपको ये पैसा, ये पेन जिससे हमने खरीदे हैं, उसको वापस करना है। आपने ये प्रॉमिस किया किसी बंदे से। जब भी लायबिलिटी होती है वो किसी बंदे से की जाती है, प्रॉमिस एक बंदे से किया जाता है। हमने परचेज पेन्स करे क्रेडिट पर इलाइट ट्रेडिंग से 21,150 के। अच्छा, ये बात नोटिस कीजिएगा कि आपको थोड़े से यहाँ पे टेक्निकल काम जरूर देखना होता है, कि जैसे कि आपने ऊपर हेडिंग्स में सवाल में पढ़ रहे होंगे कि ऊपर दिया हुआ है बिलो द ट्रांजैक्शंस ऑफ स्टाइलिश पेन स्टोर। तो इसका काम क्या है कि ये पेन सेल्स करता है, पेन की दुकान है, वहाँ मुख्तलिफ किस्म के पेन सेल्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर इसने पेन खरीदा है तो इसने अपनी दुकान के इस्तेमाल के लिए नहीं लिया होगा। अब पेन की दुकान में तो दोबारा वो रीसेल के लिए आया होगा, यानी वो पेन लेकर दोबारा उसको क्या करेगा, सेल ही करेगा, अपने पास नहीं रखेगा उसको, या अपनी दुकान में इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर अपनी दुकान में इस्तेमाल करता तो उसकी ट्रांजैक्शन हम अलग तरीके से पास करते, ठीक है, उसको हम दूसरी तरीके से देखते हैं कि उसकी ट्रांजैक्शन कैसे पास होती है। मगर ये हमें देखना पड़ता है कि उसकी शॉप किस चीज़ की थी और वो नीचे चीज़ क्या खरीद रहा है। तो जब पेन की शॉप है और पेन ही खरीदे जा रहे हैं, तो इसका मतलब तो एक ही निकलता है कि ये पेन रीसेल के लिए, दोबारा सेल करने के लिए ही खरीदता है। तो ये पेन जो दोबारा ही बेचने के लिए खरीदे, इसको हम जर्नल एंट्री में कैसे लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आ गए, पेन तो आ गए, मगर यहाँ पे वो चीज़ जब भी आप दोबारा बेचने के लिए लेते हैं, या वो कोई भी प्रोडक्ट जिसको आप इस नियत से खरीदते हैं कि मैं इसको आगे बेचूंगा कुछ प्रॉफिट रख के, तो वो आपकी मर्चेंडाइज कहलाती है, ठीक है। मगर हम यहाँ पे इसको पेन नहीं लिखेंगे। जो चीज़ हमारे यहाँ दोबारा, जो चीज़ हमारे यहाँ सेल्स करने के लिए खरीदी जो चीज़ हमारे सेल करने के लिए खरीदी जाती है, उसको हम डेबिट में लिखते हैं परचेजेस। यानी मैं यहाँ पे ये जो पेन मेरे पास आए थे, मैं पेन नहीं लिखूंगा क्योंकि पेन का तो इसका बिजनेस था, ठीक है। अगर मैं पेन लिख दूंगा तो ये एज अ एसेट कंसिडर हो जाएगा कि पेन जो आए वो हमारे एसेट थे। जैसे मैंने बिल्डिंग हमने दोबारा बेचने के लिए नहीं खरीदी थी, बिल्डिंग हमने ऑफिस के लिए खरीदी थी, अपनी शॉप खरीदी थी कि हम इसको यूज करेंगे अपना बिजनेस करने में।
इसको नहीं बेचेंगे बिल्डिंग को, ठीक है। अगर हमारा स्टेट एजेंसी का बिजनेस होता तो फिर हमारी बिल्डिंग एक परचेजेस कंसिडर की जाती कि हम बिल्डिंग दोबारा बेचने के लिए खरीद रहे हैं, मगर यहाँ शॉप किसकी थी, पैन की, और पैन ही खरीद रहे हैं, तो इसको हम कंसिडर करते हैं परचेजेस। तो डेबिट हमारे पास क्या हो जाएंगी, परचेजेस, और परचेजेस हमारे पास कितनी आई 21,150। तो जो हमने बात करी कि हमने पैन तो खरीदे, परचेजेस तो करी, ठीक है, मगर उसके पैसे नहीं दिए। जब पैसे नहीं दिए तो हम पे क्या है, लाइबिलिटी है, हमें ये पे करने, अकाउंट पेबल है, ठीक है। और लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है, ठीक है, तो वो क्या होती है, हमारी हमेशा क्रेडिट होती है, ओके, क्योंकि हमने इसको कैश नहीं दिया। अगर हम कैश दे देते तो हमारा कैश क्रेडिट हो जाता, मगर अभी हम क्या कर रहे हैं, हम पे उधार चल रहा है, उससे एक प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम पैसे इन फ्यूचर आपको दे देंगे, तो ये हम पे एक लायबिलिटी है। तो हम यहाँ एक टेम्परेरी अकाउंट मेंटेन करते हैं अकाउंट पेबल के नाम से। $21,150। तो सेम नरेशन, परचेज, ये 5 तारीख को ये ट्रांजेक्शन, परचेज पेन्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम इलाइट ट्रेडर्स। आप चाहें तो यहाँ भी नाम लिख सकते हैं इलाइट ट्रेडर्स का, एज यूजुअल। यहाँ तक आपको पता चल रहा है ये अकाउंट पेबल किस कंपनी का है। सोल्ड ऑन क्रेडिट पार्कर पेन्स टू चाइना पेन स्टोर ₹1200-200। जो पार्कर पेन से किस्म का पेन होगा उनके पास, पार्कर पेन, वो बेचा गया चाइना पेन स्टोर को, ठीक है। फॉर सपोज कर लेते हैं ये पार्कर पेन है, ये बेचे गए चाइना पेन स्टोर को कितने, 12,200 के। तो जब भी उधार पे बेचा जाता है तो ये जरूरी मेंशन होता है कि चाइना पेन स्टोर, उसका नाम लाजमी होगा, ठीक है। तो 12,200 के उधार पे बेचे गए। इस 5th वाली एंट्री में हमने क्या करा था, उधार पे खरीदे थे, अब उधार पे हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हम कोई चीज सेल करते हैं तो हमारे पास क्या आना होता है, कैश, मगर यहाँ पे कैश नहीं आ रहा, हमारे पास क्या आ रहा है, प्रॉमिस आ रहा है कि हम पैसा आपको इन फ्यूचर रिटर्न कर देंगे। तो ये भी हमारा क्या होता है, एसेट का अकाउंट होता है, अकाउंट रिसीवेबल जिसे हम कहते हैं कि ये पैसा हमें इन फ्यूचर उस बंदे से वसूल करना है, लेना है, क्योंकि उस पैसे पे हमारा हक है, वो हमारा ही पैसा है, तो इसको हम एसेट ही कंसीडर करते हैं। और अकाउंट रिसीवेबल जब भी बढ़ता है, ये हमारा एसेट है तो ये बढ़ रहा है, तो ये जब भी बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट। और हमारी क्रेडिट क्या होंगी, हम जैसे परचेजेस कर रहे थे तो 21,150 से हमने डेबिट करी, तो इसी के रिटर्न में जब हम बेच रहे होते हैं उसे हम कहते हैं सेल्स, ठीक है। तो सेल्स जब भी बढ़ती हैं, ये रेवेन्यू का अकाउंट होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। सेल्स जब भी बढ़ती हैं तो वो ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट होती हैं। तो हम इसकी एंट्री ऐसा ही बनाएंगे, 6 अकाउंट रिसीवेबल $12,200, ठीक है। और यहाँ पे हम क्रेडिट क्या करेंगे, सेल्स 12,200 with the narration of sales on credit to China पेन स्टोर। ये आप नरेशन सिर्फ यहाँ तक लिखिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं दी तो यहाँ चलेगी। राइटिंग आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी लगेगी, राइटिंग थोड़ी गंदी है। तो इस तक हमारी कुछ एंट्रीज थी जो हमने देखी है, कैसे हम उधार पे खरीदते हैं, कैसे हम उधार पे बेचते हैं, कैसे हमने एक एसेट खरीदा तो उसका नाम लिखा गया, परचेजेस नहीं लिखी गई। जब हमने मर्चेंडाइज खरीदी तो हमने वहाँ पे क्या लिखा, परचेजेस लिखा। जब हमने बेची तो वहाँ सेल्स लिखा, ठीक है। जब ऑनर इन्वेस्टमेंट लेकर आया तो कैपिटल लिखा, कैश डेबिट किया क्योंकि हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है। तो ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। ये नेम्स मैटर करते हैं कि नेम्स बिल्कुल करेक्ट हो। अगर मैं बिल्डिंग की जगह परचेजेस रखता तो कोई भी ये समझ जाता कि मैंने जो चीज़ खरीदी है वो दोबारा बेचने के लिए खरीदी है। तो इसलिए एसेट और परचेजेस में हम यही डिफरेंट रखते हैं कि एसेट का हम पर्टिकुलर नाम लिखते हैं। अगर बाइक होगी तो बिल्डिंग की जगह बाइक आ जाएगी, कार होगी तो बिल्डिंग की जगह कार आ जाएगी। तो
एसेट का हमेशा नाम आता है, ठीक है। अगर मेरा बिजनेस पेन स्टोर्स का नहीं होता, इनका बिजनेस पेन स्टोर्स का नहीं होता, तो ये पेन इनके लिए एसेट बन जाते। तो ये हमने कुछ ट्रांजेक्शन्स पास करी, हमने अकाउंट रिसीवेबल सीखा कि हम जब उधार पे बेचते हैं, उधार पे लेते हैं तो कैसे काम करते हैं, कैसे उसकी ट्रांजैक्शन पास करते हैं, फॉर्मेट क्या होता है, हेडिंग्स क्या होती है। ये जस्ट एक ओवरव्यू था। इस पे हमारी 3 पूरी ट्रांजैक्शंस में वीडियो आएगी कि हम पूरी ट्रांजैक्शन कैसे पास करते हैं। ये तो जस्ट मैंने आपको 4 एंट्रीज पास करना सिखाई जनरल में, जो बिल्कुल बेसिक से होती हैं, जो बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। जो बार बार आ रही है ट्रांजेक्शन्स, वो ये 4 लाजमी होती हैं कि एसेट्स को हम कैसे ट्रीट करते हैं, परचेजेस को, और अकाउंट सेल्स को, और कैश कैपिटल हम कैसे डालते हैं, फॉर्मेट क्या होता है। ये तो जस्ट एक बेसिक रूल्स था, ठीक है। और कोई भी डिफिकल्टी आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।